नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं डॉक्टर संदीप बेनीवाल आज आपको लोक प्रशासन में नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी के बारे में बताऊंगा। तो ब्यूरोक्रेसी के बारे में आज हम A to Z पढ़ने की यहाँ कोशिश करेंगे और मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी काफ़ी काम आती है। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो ब्यूरोक्रेसी जिसका जन्म इस शब्द का जन्म या इस शब्द का जन्म 1746 में विंसेंट डी गोर्ने ने किया था। विंसेंट डी गोर्ने ने इसका किया था। फ्रेंच में ब्यूरो का अर्थ है डेस्क। डेस्क यानी एक ऐसी मेज, टेबल जिस पर बैठकर एक कर्मचारी काम करता है और उसी टेबल और चेयर से ही ब्यूरोक्रेसी नाम है वो फेमस हुआ है। तो फ्रेंच ब्यूरो शब्द है वो फ्रेंच भाषा का है जिसका अर्थ डेस्क होता है। इसकी शुरुआत 1746 में विंसेंट डी गोर्नी ने सबसे पहले की थी। थॉमस कार्लाइल ने इस शब्द के प्रसार को महाद्वीपीय जंजाल कहा है। तो इनसे हमें पता चलता है दोस्तों कि ब्यूरोक्रेसी है उसका कुछ जो विचारक है वो सकारात्मक अर्थ में परिभाषित करते हैं और कुछ ऐसे विचारक हैं जो इसको नकारात्मक अर्थ में लेते हैं। ब्यूरोक्रेसी अथवा नौकरशाही का शाब्दिक अर्थ डेस्क सरकार, डेस्क गवर्नमेंट अथवा ब्यूरो द्वारा सरकार से लिया जाता है। यानी डेस्क सरकार या ब्यूरो द्वारा सरकार से लिया जाता है। यह शब्द लोक प्रशासन में काफ़ी बदनाम हो चुका है और प्राय स्वेच्छाचारिता, अपव्यय, कार्यालय की कार्यवाही और तानाशाही के लिए प्रयुक्त किया जाता है। व्यापक अर्थ में नौकरशाही को हम एक ऐसे सेवी वर्ग व्यवस्था कहा जा सकता है जहां कर्मचारियों को प्रशासन की एक ऐसी व्यवस्था में वर्गीकृत किया जाता है जिसमें संभागों, विभागों तथा ब्यूरो आदि के पद सोपान होते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम नौकरशाही का व्यापक अर्थ लेते हैं तो हम इसको कर्मचारियों का या सेवी वर्गों की ऐसी व्यवस्था जो पद सोपान में होती है और उसको हम संभागों, विभागों और ब्यूरो में बांटते हैं या वर्गीकृत करते हैं, उसको नौकरशाही कहते हैं। यदि हम इस शब्द को मर्यादित अर्थ में प्रयुक्त करें यानी कि एक छोटी परिभाषा के रूप में देखें तो यह सार्वजनिक सेवकों का एक ऐसा निकाय है जो पद सोपान की व्यवस्था में संगठित होता है और प्रभावशाली सार्वजनिक नियंत्रण के क्षेत्र से बाहर रहता है। यानी कि सार्वजनिक सेवकों का ऐसा निकाय जिसमें पद सोपान होता है और जो संगठित होते हैं और प्रभावशाली सार्वजनिक नियंत्रण के क्षेत्र से बाहर होते हैं, उसको हम नौकरशाही कहते हैं। बदनाम होते हुए भी यह शब्द काफ़ी उचित अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है तथा नौकरशाही का अधिकारी ऐसा व्यक्ति माना जाता है जो काफ़ी अनुभव रखता है, काफ़ी ज्ञान रखता है और उत्तरदायित्व की भावना से युक्त होता है। नौकरशाही प्रत्येक शासन का एक महत्वपूर्ण अंग होती है। यानी जिस तरह राजनीति में अपने उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है उतनी ही प्रशासन के द्वारा भी उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। नौकरशाही की परिभाषा, पहली परिभाषा हमने थॉमस कार्लाइल के रूप में देखी है जो महाद्वीपीय जंजाल कहता है। ये एक इम्पोर्टेंट शब्द है, ये कई बार पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कि महाद्वीपीय जंजाल किसने कहा है ब्यूरोक्रेसी को। तो आपको पता होना चाहिए
थॉमस कार्लाइल ने इसको कहा है। और नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन सबसे पहले किसने किया? समाजशास्त्री मैक्स वेबर का नौकरशाही का सिद्धांत काफ़ी फेमस है। ये मैक्स वेबर ने 4 तरह की नौकरशाही की चर्चा की है, जिसको हम आगे बढ़ेंगे। मार्क्स के अनुसार, यानी मार्क्सवादी कार्ल मार्क्स के अनुसार, नौकरशाही स्वयं में एक राज्य की तरह एक औजार ही होता है, जिसके जरिए संप्रभुता संपन्न वर्ग है वो अन्य सामाजिक वर्गों पर अपनी प्रभुसत्ता सौंपता है। यानी जहाँ एक शोषक वर्ग की बात आती है तो इसका मतलब ये मार्क्सवादी कोटेशन है, और ऐसी कोटेशन कहीं आती है तो आपको पता होना चाहिए कि इस कोटेशन में कहीं न कहीं कार्ल मार्क्स का नाम जुड़ा होगा। इसी तरह अन्य परिभाषा हम देखते हैं, मैक्स वेबर की ही परिभाषा देख लेते हैं। काफ़ी बड़ा नाम है ब्यूरोक्रेसी में। तो मैक्स वेबर ने नौकरशाही को प्रशासन की एक ऐसी व्यवस्था माना है जिसकी विशेषता है विशेषज्ञता, निष्पक्षता और मानवता का अभाव। अब मानवता का अभाव कैसे? क्योंकि जो टेबल पे बैठा हुआ व्यक्ति है वो सभी मानव को एक जैसा देखता है। वो न किसी के दुख में न किसी के सुख में प्रसन्न होता है, न दुख में दुखी होता है, क्योंकि उसको कानून के अकॉर्डिंग काम करना होता है। इसलिए मैक्स वेबर ने इसकी एक सकारात्मक परिभाषा दी है, यानी कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी विशेषता विशेषज्ञता, यानी जो व्यक्ति बैठा है वो विशेषज्ञ, अपने काम में विशेषज्ञ है, और जो निष्पक्ष है और जिसमें मानवता का अभाव है। पिफनर के अनुसार नौकरशाही कार्यों और व्यक्तियों का एक ऐसे रूप में व्यवस्थित संगठन है जो अधिकतम प्रभावशाली रूप से सामूहिक प्रयासों के लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। यानी ऐसे व्यक्तियों या का प्रभावशाली रूप से व्यवस्थित संगठन जो प्रभावशाली रूप से सामूहिक प्रयासों के लक्ष्यों, यानी सरकार के जो उसको लक्ष्य सौंपे गए हैं और सरकार है वो हमेशा सामूहिक प्रयास के और प्रभावशाली रूप से ही लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहती है। तो ये कुछ परिभाषा हुई। उसी तरह जॉन ए बिका ने नौकरशाही को उन व्यक्तियों के लिए सामूहिक पद के रूप में प्रयुक्त होता है जो सरकार की सेवाओं में होते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है जो और के लिए सामूहिक पद जिनका एक सामूहिक पद होता है और जो सरकार की सेवाओं में होते हैं, उनको हम नौकरशाही जॉन ए बिका के अकॉर्डिंग कह सकते हैं या बोल सकते हैं। फ्रांस में एक बीमारी है जो हमें तबाह कर रही है और इस बीमारी का नाम ब्यूरोमेनिया है। ये किसने कहा है? जिसने विंसेंट डी गोर्नी, जिसने 1746 में ब्यूरोक्रेसी नाम से हमें वाकिफ़ करवाया, उसी ने इसे एक बीमारी का दर्जा दिया है और जिसका नाम उसने ब्यूरोमेनिया रखा है। विंसेंट डी गोर्नी जिसने नौकरशाही को 1746, दोबारा लिख देता हूँ, 1746 में हमें पूछ लिया जाता है नौकरशाही शब्द की उत्पत्ति किसके द्वारा किसने की और किस अर्थ में की है। मार्क्स के अनुसार इसे 4 अर्थों में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो आपको ये पता होने चाहिए 4 अर्थ कौन से हैं। एक विशेष प्रकार के संगठन के रूप में, एक अच्छे प्रबंधक में, बाधक एक व्याधि के रूप में नेगेटिव अर्थ में भी, एक बड़ी सरकार के रूप में और एक स्वतंत्रता विरोधी के रूप में। ये 4 अर्थ है। तो उसमें मार्क्स ने इसको परिभाषित किया है। तो ये 4 अर्थों में ऐसा पूछ लिया जाता है कि मार्क्स के अकॉर्डिंग कौन से अर्थों में ब्यूरोक्रेसी नहीं है।
तो आप तो स्वतंत्रता विरोधी या फिर व्याधी, इनको नेगेटिव जो चीज़ दिखती है, क्योंकि हम पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन मार्क्स है वो नौकरशाही की आलोचना करता है। तो उसने इन 4 वर्गों के रूप में बांटा है। एक फेमस परिभाषा लॉस्की की है। लॉस्की के कथा अनुसार यह सरकार की एक ऐसी प्रणाली है जिसका नियंत्रण अधिकारियों के हाथ में इतने पूर्ण रूप में रहता है कि उसकी शक्ति को संकट में डाल देती है। यानी इसमें ये कहते हैं कि एक ऐसी प्रणाली जिसका नियंत्रण अधिकारियों के हाथ में पूर्ण रूप से होता है कि राज्य या सरकार की शक्ति को ही ये संकट में डाल देती है। इसी तरह जर्मनी के मैक्स वेबर ने नौकरशाही का विस्तृत विश्लेषण किया है और उसने कुछ विशेषताएं बताई है, जैसे संगठन के प्रत्येक सदस्य को कुछ विशेष कर्तव्य सौंपे जाते हैं, सत्ता का विभाजन कर लिया जाता है ताकि प्रत्येक सदस्य उसे कई कार्यों को पूरा कर सके, और कार्यों के नियमन के रूप में पालन करने के लिए उचित प्रबंध किया जाता है। संगठन की रचना पद सोपान के सिद्धांत पर की जाती है। लिखित अभिलिखित दस्तावेजों की का अधिक महत्व होता है, यानी फाइल जो सिस्टम है उस पर ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और संगठन के आदान प्रदान पर नियंत्रण रखने के लिए नियमों की रचना, यानी नियम भी होने चाहिए, नियम होने चाहिए, पद सोपान होना चाहिए, और फाइल सिस्टम भी होना चाहिए, और लिखित अभिलेखों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और नियमित रूप उचित प्रबंध होना चाहिए। भर्ती और प्रशिक्षण का, यानी भर्ती समय समय पर होती रहनी चाहिए, और ऐसी भर्ती की हुई व्यवस्था में प्रशिक्षण भी समय समय पर होता रहना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही की विशेषताएं। नौकरशाही की विशेषताएं जब हम पढ़ते हैं तो वो ही विशेषताएं हैं जो मैक्स वेबर ने बताई है। मैक्स वेबर काफ़ी बड़ा नाम है, तो मैक्स वेबर ने जो विशेषताएं बताई है उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी विशेषताओं का निर्धारण करते हैं। पहली विशेषता है कार्यों का बौद्धिकतापूर्ण विभाजन, यानी मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित मॉडल में नौकरशाही की एक मुख्य विशेषता यह है कि इसमें बौद्धिकता प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, यानी इसमें एक बौद्धिकता होनी चाहिए, अर्थात यह प्रयत्न होता है कि नियोजन और बौद्धिकतापूर्ण कार्य की व्यवस्था की जाए, यानी नियोजित होना चाहिए, प्लान्ड कार्य होना चाहिए और विशेषज्ञ व्यक्ति के द्वारा ही किया जाना चाहिए। पीफनर ने, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, नौकरशाही की परिभाषा करते हुए बताया है कि यह कार्यों और व्यक्तियों का एक विशेष रूप में व्यवस्थित संगठन है जो समूह के लक्ष्यों को प्रभावी रूप से प्राप्त कर सके। प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार को नियमों, दबावों और व्यवस्थाओं द्वारा एक विशेष रूप दिया जाता है, यानी एक विशेष प्रणाली अपनाई जाती है। उदाहरण के लिए सैनिक अनुशासन को लिया जा सकता है। फ्रेडरिक डायर तथा जॉन डायर के कथानुसार नौकरशाही में कार्य तथा उत्तरदायित्व का क्षेत्र कठोरता के साथ परिभाषित, विशेषीकृत और उप विशेषीकृत कर दिया जाता है, यानी कठोरता के साथ कौन कहता है? फ्रेडरिक डायर और जॉन डायर कहते हैं कि नौकरशाही के जो विशेष नियम हैं, विशेष कानून हैं, उनको कठोरता के साथ उत्तरदायित्वों को कठोरता के साथ परिभाषित, विशेषीकृत और उप विशेषीकृत कर दिया जाता है ताकि उसमें एक बौद्धिकता आ सके या बौद्धिकता को
प्राप्त किया जा सके। दूसरी तकनीकी विशेषता यानी नौकरशाही की अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्था विशेषीकरण है। यानी नौकरशाही जन्म का एक कारण तकनीकी कुशलता की आवश्यकता भी है। एक विशेष कुशलता में प्रशिक्षित, उसे बार बार दोहराने वाला तथा अपने पद को आजीवन मानने वाला अधिकारी एक विशेष कार्य में योग्य बन जाता है। यानी एक व्यक्ति जो बार बार एक जैसा काम करता रहता है, दोहराता रहता है उसको, तो वो एक तरह से अपने कार्य में तकनीकी विशेषज्ञता हासिल कर लेता है। तो आपने देखा होगा कहीं ऑफिस में आप जाते हो तो वहाँ के जो क्लर्क होते हैं, ऑफिसर होते हैं, वो आपके बात सुनने से पहले ही उसका जवाब दे देते हैं या उसका सॉल्यूशन बता देते हैं, क्योंकि वो उस काम को आपसे पहले 1000 बार या 20,000 बार कर चुके होते हैं। उसी तरह नेक्स्ट विशेषता होती है कानूनी सत्ता। कानूनी सत्ता नौकरशाही संगठन में अधिकारियों की सत्ता कानून पर आधारित होती है। यानी जो अधिकारियों को सत्ता मिली है उसके पीछे कानूनी सत्ता काम करती है, यानी कानून के द्वारा ही उनको ये सत्ता मिली है। कानून के अनुसार प्रत्येक अधिकारी उन कार्यों को संपन्न करने के लिए उत्तरदायी होता है और अधिकारियों को कुछ बाध्यकारी साधन भी प्रदान किए जाते हैं ताकि वो अपने कानून नियमों को पालन करते हुए उनके सामने कोई समस्या न हो। इसके लिए कुछ बाध्यकारी साधन भी उनको सौंप दिए जाते हैं। तीसरी, पद सोपान का सिद्धांत कठोरता से लागू किया जाता है। यानी हर जो संगठन है उसमें पद सोपान का नियम लागू होता है। पिछले सेमेस्टर में हमने पद सोपान को थोड़ा सा डिस्कस किया था। इसका मतलब हायरार्की सिस्टम, यानी सबसे ऊपर फिर नीचे 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 नीचे, इस तरह एक पद सोपान बना रहता है सीढ़ियों की तरह। तो और हर काम है वो उसी तरह से होते हैं। यानी कुछ सत्र होते हैं, सत्रों में शीर्ष का नेतृत्व, मध्यवर्ती प्रबंधक, पर्यवेक्षक एवं कार्यकर्ताओं आदि में पद सोपान बना दिए जाते हैं। पद सोपान के सिद्धांत के आधार पर ही नौकरशाही के कार्यों का संचालन किया जाता है। कानूनी रूप से कार्य, यानी कि कानूनी रूप से कार्य करते हैं, इसलिए संगठन में लोचहीनता बढ़ जाती है। यानी हर काम है वो कानूनी तरीके से ही किया जाएगा, कानून से बाहर जाकर ऑफ द रिकॉर्ड कोई काम नहीं किया जाता। इस वजह से हर काम है वो उसमें समय लगता है और एक लोचशीलता है वो ख़त्म हो जाती है। यानी हर काम है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है, ये कानून के आधार पर होता है। सरकारी अधिकारियों का व्यवहार कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ से संबंधित रहता है। अर्थात कहने का मतलब न तो कोई उनका अपना है और न उनका पराया है, सभी के काम है वो एक निश्चित परंपरा, एक निश्चित कानूनों के आधार पर होता है। स्टाफ की प्रकृति नेक्स्ट है। स्टाफ की प्रकृति यानी नौकरशाही के अंतर्गत स्टाफ का एक परिभाषित क्षेत्र स्थिति होती है। ये अधिकारी तकनीकी योग्यता के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं। यानी हर जो कर्मचारी है उसकी एक योग्यता होती है, उसकी एक प्रकृति होती है और इसका पारस्परिक संबंध है वो स्वतंत्रता और समझौता पूर्वक होता है। सभी अधिकारी अपने पदों को आजीवन सेवा के रूप में ग्रहण करते हैं। मूल व्यवस्था, प्रशासक अपने साथियों के प्रभावपूर्ण मतों एवं सांस्कृतिक मूल्यों से मर्यादित होते हैं। संभवतः वे ऐसी मूल्य व्यवस्था विकसित कर लेते हैं जो संगठन में उनके कार्यों के अनुरूप होती है। यानी अपने संगठन में नौकरी करते हुए वो अपने ऐसे मूल्यों का निर्माण कर लेते हैं जिससे वो खुद, उनके काम है वो प्रभावित न हो और उनकी वजह से दूसरे का भी काम प्रभावित नहीं होता है। और विशेष जोर है वो अपनी व्यावसायिक योग्यताओं पर और नैतिक बल को ऊंचा उठाने का प्रयास करने में दिया जाता है, ताकि इससे विशेषज्ञ होने से उस रूप में कार्य करने पर निर्भर
करता है। नौकरशाही में स्वामी भक्ति किसी व्यक्ति के प्रति नहीं वरन अव्यक्तिगत कार्यों के प्रति होती है। नेक्स्ट, लाल फीताशाही एक बदनाम शब्द है, इसकी विशेषता भी है और इस वजह से इसकी काफ़ी आलोचना भी की जाती है। तो लाल फीताशाही अथवा अनावश्यक औपचारिकता अपनाया जाना, यानी रेड टेपिज्म की काम 5 मिनट में होना था और उस काम को औपचारिकता करने की वजह से 5 दिन में पूरा होता है। हम लाल फीताशाही को हम नियमों विनियमों के पालन में आवश्यकता से अधिक बारीकी की प्रवृत्ति कह सकते हैं, यानी कि नियमों को लागू करने में बहुत गहराई से उनको लागू किया जाए या गहराई से उनका पालन करवाया जाए, उसको लाल फीताशाही कहते हैं। साधारण अर्थों में जो फाइल होती है उसके ऊपर जो रेड टेपिज्म लाल डोरा बंधा होता है उसी से लाल फीताशाही शब्द का निर्माण हुआ है, क्योंकि जिस तरह से एक सिस्टमेटिक तरीके से फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल पे जाती है, दूसरे से तीसरे पे जाती है और फिर जो मुख्य अधिकारी है उसके पास जाती है और वहाँ से फिर उसी क्रम में वापस आती है, डायरेक्ट नहीं आ पाती है, न ही डायरेक्ट जा पाती है, यानी टेबलों पे फाइल है वो घूमती रहती है, तो उसको हम लाल फीताशाही कहते हैं। यानी नियमों का अनावश्यक रूप से पालन किया जाता है जिससे लोचनशीलता खत्म हो जाती है। लाल फीताशाही नौकरशाही को कठोर, यंत्रवत और अत्यंत अनौपचारिक कार्य विधि बना देती है, यानी फिर उसमें किसी भी नियम का आप तोड़ नहीं सकते। इस वजह से एक तरह से एक यंत्र के रूप में कार्य करना नौकरशाही का काम हो जाता है। नौकरशाही के प्रकार, नौकरशाही के 4 भागों में बांटा है। मार्क्स की ये जो मार्क्स है उसने इसको 4 भागों में बांटा है। पहली अभिभावक नौकरशाही, चीन के नौकरशाही 1960 ईस्वी तथा पर्सा की असैनिक सेवा 1640 से 1740 को इस प्रकार की नौकरशाही का उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अंतर्गत शक्तियाँ उन लोगों को सौंप दी जाती है जो शास्त्रों में वर्णित आचरण से परिचित रहते हैं और ये नागरिक सेवक लोकमत से स्वतंत्र रहने पर भी अपने आप को लोकहित का रक्षक मानते हैं, यानी गार्जियंस उनको माना जाता है कि ये तो गार्जियंस है, इनको सभी तरह का ज्ञान है, यानी राजा महाराजा या फिर जो साधु सन्यासी है उनको जब नौकरशाही की कमान सौंप दी जाती है और उनको हम अभिभावक मानते हैं, उसको हम इस तरह की नौकरशाही कहते हैं। ये नागरिक सेवक लोकमत में स्वतंत्र रहने पर भी अपने आप को लोकहित के रक्षक मानते हैं, अधिकारपूर्ण और अनुत्तरदायी होते हुए भी कार्यकुशल, योग्य, न्यायपूर्ण और परोपकारी होते हैं, यानी इनके पास कोई अधिकार नहीं होता है और ये लोगों के प्रति अनुत्तरदायी होते हैं, क्योंकि इनको लोगों से सत्ता नहीं मिली है बल्कि इनको अपने ज्ञान से या फिर उच्च आचरण से सत्ता मिली है। उसी तरह दूसरी प्रकार है जातीय नौकरशाही, यानी एक वर्ग पर आधारित होती है। उच्च वर्गों की जातियों वाले लोग ही सरकारी अधिकारी बनते हैं। एक समय राजा महाराजाओं में जैसे उच्च क्लास के व्यक्ति ही, जैसे पुरोहित का पद होता था तो ब्राह्मण ही बनता था और सैनिक का काम है वो क्षत्रिय ही करते थे और राजकार्य राजपूत ही करते थे। तो एक तरह से किसी एक जाति और वर्ग के लिए आरक्षित कर देना जातीय नौकरशाही कहलाता है। उसी तरह संरक्षक नौकरशाही में एक प्रकार से लूट प्रणाली इसको कहा जाता है। लूट प्रणाली
अमेरिका में, यूएसए में फेमस थी कि जब कोई भी सरकार बदलती है तो वो अपने खुद के एम्प्लॉय रखती है, पुराने एम्प्लॉय को निकाल देती है, और सरकार है उस नौकरशाही के संरक्षक के रूप में काम करती है। यानी एक तरह से सरकारी पद व्यक्तिगत कृपा या फिर राजनीतिक पुरस्कार के रूप में बांटे जाते हैं। हमारे हरियाणा में भी ऐसी प्रथा देखने को मिली थी। अमेरिका में लूट प्रणाली को की 1889 से 29 से 1883 तक इसकी प्रधानता रही थी। यानी 1829 से 1883 तक इसको में ऐसी नौकरशाही देखने को मिली थी। आजकल जो फेमस है वो है गुणों पर आधारित नौकरशाही। यानी आजकल ये तरीका चल रहा है, इसमें गुण के आधार पर चयन किया जाता है, कार्य कुशलता को इसमें देखा जाता है। इन गुणों की जांच के लिए खुली और निष्पक्ष प्रतियोगिता होती है, और वो जो व्यक्ति जो प्रतियोगिता में सफल होता है वो ही उस पद पर बैठता है। किसी भी राजनीतिक दल का आभारी नहीं होता है, क्योंकि उसने कंपटीशन फाइट करके इसे प्राप्त किया है। तो ये कुछ टाइप थे नौकरशाही के, हमने पढ़े हैं। यानी कि नौकरशाही 4 भागों में किसने बांटा है? मार्क्स ने बांटा है। याद रखें, मार्क्स ने बांटा है, 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से 4 भाग हैं आप इसको ढंग से देख लें। ये कुछ हमारी आज की नौकरशाही के बारे में एक क्लास थी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को सुना। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में नौकरशाही पे कुछ और बातचीत करेंगे। क्लास बंद करने से पहले नौकरशाही की थोड़ी सी बुराइयों के बारे में और देख लेते हैं। लॉर्ड हीवर्ट ने इसको न्यू डिस्पोलिज्म, नई तानाशाही की संज्ञा दी है। सी के एलन ने प्रदत्त विधि निर्माण में वृद्धि का वर्णन करते हुए उन्होंने नौकरशाही की जीत के रूप में सी के एलन ने परिभाषित किया है। H.J. लॉस्की ने नौकरशाही की शक्ति आम नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए खतरा पैदा कर देती है, इस रूप में इसको यानी स्वतंत्रता का ह्रास करने वाली इसको माना है। रैमजो मेयर हाउ ब्रिटेन इज गवर्नड में कहा है कि नौकरशाही कभी कभी अपने जन्मदाता को भी नष्ट कर देती है। पार्किंस के अनुसार लोक सेवा के विस्तार को नौकरशाही का ऊंचा पिरामिड कहा है। यानी पिरामिड के रूप में किसने परिभाषित किया है? पार्किंस ने जन्मदाता को खा जाती है, ये रैमजो मेयर ने कहा है। और हर्बर्ट मॉरिस ने नौकरशाही संसदीय जनतंत्र की कीमत है। हर्बर्ट मॉरिस ने इसे संसदीय जनतंत्र की कीमत के रूप में परिभाषित किया है। यानी ये कुछ इसके आलोचक हैं और काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स भी हैं। वुडरो विल्सन ए स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस और क्रिएटिव एक्सपीरियंस मैरी पार्कर फैलोट, अल्बर्ट ए शेमोन एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर, F.W. रिग्स इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस, द अर्थशास्त्र कौटिल्य की काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है, भारतीय चिंतक है। तो ये कुछ आलोचना भी है। थैंक यू। एक बार फिर थोड़ा सा बीच में रह गया था तो मुझे दोबारा कराना पड़ा। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।